कि सर ने बोला है एग्जाम निकल सकता है 6 महीने में, सर ने बोला एग्जाम निकल सकता है 60 दिन में, तो निकल सकता है। तो मेरा माइनिंग में रैंक 1 आ गया था सर। 100% श्योर है कि कॉन्सेप्ट आपका प्रीवियस ईयर से कम AIR 1 लाने लायक तो हर साल रिपीट होता है। इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर अच्छा से कर लेते हैं तो अब बहुत अच्छा रैंक आ सकता है। जब अंडरग्राउंड माइंस की बात करें तो उसमें और रियल चैलेंज है कि अंडरग्राउंड माइंस के अंदर में फेस तक पहुंचना, फेस से पहुंच करके वापस आना अपने आप में एक रियल टास्क है। TPC बहुत अच्छा कंपनी है जो अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपने 23 एग्जाम के थ्रू या पोस्ट ग्रैब करा, 195 रैंक ग्रैब करा, 5 महीना रिग्रेस तैयारी करा, नोट सितंबर से जो पढ़ना शुरू किया ना सर, वो 5 महीना बता नहीं सकते सर, 18 घंटा पढ़े थे। BIT सिंदरी का रिजल्ट किसी भी IIT से बेहतर है। जी सर, आप लोग का। और फिर आपका एक वीडियो देखा था मैंने, वेंटिलेशन का, यूट्यूब में फ्री वीडियो था, तो हमको बराबर समझ में आने लगा था। हम सोचे साले ऐसे पढ़ाते सर तो हम लोग तो अच्छा स्कोर कर लेते। मतलब गलती से नहीं होता है, किस्मत से होता है। आगे आने वाले हैं, सबका लाइफ एक अकेला आदमी सुधार सकता है, वो एग्जाम्पल हमारे सामने भी। अगर हम ट्यूशन नहीं पढ़ाते उस टाइम 10th के टाइम, तो फिर हम आगे का पढ़ाई नहीं कर पाते। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज आपके और हमारे बीच है गोराचंद महतो जी, जो कि BIT सिंदरी के पास आउट है, जो धनबाद के पास एक छोटे से गांव से आते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं गोराचंद जी के बारे में जानेंगे कि एक छोटे गांव से कोल इंडिया तक पहुंचने का इनका सफर कैसा रहा है, इन हालातों से गुजर करके आज यह मुकाम इन्होंने हासिल करा है। हर वो चीज जो आप एक टॉपर के अंदर से, हर वो चीज आप एक कोल इंडियन के अंदर से जानना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गोराचंद महतो जी, आपका माइनिंग ज्ञान के इस पॉडकास्ट सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा कि आप प्लीज अपने आप को ब्रीफली हमारे व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस कीजिए। सर, मेरा नाम गोराचंद महतो है और मैं धनबाद से, प्रॉपर धनबाद से बिलोंग्स करता हूँ। और मैंने अपने स्कूलिंग गांव का स्कूल से किया था सर, और उसके बाद 10th का स्कूलिंग भी हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से ही किए थे। फिर बाद में 12th का एडमिशन ले लिए PK रॉय कॉलेज धनबाद से, और 12th कंप्लीट करने के बाद सर मैंने BSc में भी एडमिशन ले लिया था एज अ मैथ ऑनर्स। लेकिन बाद में पता चला कि सर ये सब जो एकेडमिक्स एजुकेशन है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। होता भी है तो उतना हमको आइडिया नहीं था सर। तो एक दोस्त ने बताया कि डिप्लोमा का एग्ज़ाम होता है, तो डिप्लोमा का एग्ज़ाम देके तुम टेक्निकल कर सकते हो। तो सर हमको उतना ये सब आइडिया नहीं था टेक्निकल के बारे में, तो मैंने डिप्लोमा लिखा था, तो अच्छा रैंक आ गया था। तो फिर मैंने दोस्त से पूछा कि ठीक है, ये तो डिप्लोमा तो निकल गया, तो अब हमको वो ब्रांच बताओ जिसमें हमको कॉलेज ना जाना पड़े। क्योंकि सर मैं साथ साथ ट्यूशन पढ़ाता था सर, और मेरा एक ही मतलब सोर्स ऑफ इनकम यही था हम लोग का कि ट्यूशन पढ़ाएंगे तो ही पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि घर फैमिली बैकग्राउंड एकदम सरनाही के बराबर है। क्योंकि जब मैं 3 क्लास में था उसी टाइम मेरे पापा डेथ कर गए थे। हम लोग 4 भाई हैं, तो 4 भाई में से हम 3 नंबर के हैं, तो मेरे से एक छोटे हैं। तो जब मैं 3 क्लास में था तो मेरा भाई 1 क्लास में था, और मेरा भैया 5 क्लास में, एक और भैया 7 क्लास में। मतलब हम लोग सब सर मतलब मिडिल स्कूल में ही थे। उसी टाइम पापा डेथ कर गए थे, और सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं था, सिर्फ हम लोग का थोड़ा मोड़ा खेती होता था। तो सर अगर हम ट्यूशन नहीं पढ़ाते उस टाइम 10th के टाइम, तो फिर हम आगे का पढ़ाई नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम जब डिप्लोमा निकालने के बाद जब ब्रांच चूज करने का बात आया, तो हमने माइनिंग ले लिया। कि अपने ही पॉइंट से, अपने वैलिड पॉइंट से, जैसा आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बता रहे हैं कि जिस परिवार से आप आते हैं, जिस जगह से आप आते हैं, जिस भी कंडीशंस से आप आते हैं, उन कंडीशंस के बाद में आप अभी करंट में जहां पे है वहां पहुंचना बहुत बड़ी बात है। और नो डाउट जैसा आप बता पा रहे हैं कि 4 भाई आप लोग थे, उन 4 भाइयों में भी पढ़ पाना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पढ़ने के लिए भी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होना चाहिए। इन स्थिति के बाद में आप कोल इंडिया में एज ए एग्जीक्यूटिव, जो कि एंट्री लेवल सबसे बड़ा पोस्ट है किसी भी PSU के अंदर में, वहां पे आप है, बहुत ही मुबारक के पात्र हैं।
और आप जैसे लोग ही हैं एक्चुअली जो बाकी सबके लिए इंस्पिरेशन है, जो अभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपने कंडीशंस को कोसते हैं कि मेरा परिवार अच्छा नहीं, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं। आप जैसा बता पा रहे कि स्कूलिंग के साथ में भी आप बच्चों को पढ़ाते थे, डिप्लोमा भी आपने उसी हिसाब से चूज करा कि आप अपने टाइम को ट्यूशन पढ़ाने के लिए लगा सके, ताकि आपका जो डेली बेसिस का जो खर्चा है वो निकल पाए। तो नो डाउट आपका बैकग्राउंड जो आपने बताया काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा है, लेकिन वो सारे स्ट्रगल्स जो भी आपने बिताए वो एक टाइम बाद खत्म हो जाते हैं जब आप एक अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। सिर्फ आपका ही नहीं जिंदगी सुधर जाता, बल्कि आपके साथ साथ आपके परिवार का जो आपके साथ है और आपके आने वाले परिवार का जो आगे आने वाले हैं, सबका लाइफ एक अकेला आदमी सुधार सकता है। वो एग्जाम्पल हमारे सामने भी है कि आगे का आपका लाइफ बहुत ही अच्छा बीतने वाला है कोल इंडिया के साथ। आपने बताया कि आप एक गांव से आते हैं, गांव में आप 4 भाई थे। आप अपने गांव का नाम बता सकते हैं, कहाँ से आप? सर मेरा गांव का नाम है सर धोखरा, धोखरा। धनबाद से कितना जो दूर है ये? आयशम धनबाद है सर, उससे 6 किलोमीटर अंदर में है सर। अच्छा, तो ऐसा धनबाद के आसपास से हैं और आप धनबाद से हैं। बेसिकली धनबाद वाले में तो अलग ही उनको पता होता है कि हाँ भाई माइनिंग क्या है, माइंस क्या है, माइनिंग का जॉब क्या है, वो उस इलाके के लोगों को लगभग अंदाजा है। मूवी भी बना है गैंग्स ऑफ वासेपुर, पूरे धनबाद के आसपास में ही बना है। तो कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है माइनिंग क्या है, माइनिंग ब्रांच क्या है। और फिर आप बता भी रहे हैं कि आप पास आउट हुए, फिर आपने बीएससी की तरफ चले गए, फिर आपको कहीं से पता चला कि नहीं भाई डिप्लोमा करो माइनिंग में, यहाँ आपको जॉब लग जाएगा, कोई ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। तो सही टाइम पे राइट पाथ आपको मिला। फिर उसके बाद में आपने डिग्री भी जो भी कर लिया। और आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा गोराचंद कि आप जो 12th पास किए, 12th के बाद में जो डिप्लोमा में एडमिशन लिए, कौन कौन सी ईयर पे लिए? ये ईयर मेरे लिए जानना जरूरी है क्योंकि आप बता रहे हैं बीच में आपने और भी कुछ करा। तो कब आपका 12th हुआ और डिप्लोमा में एडमिशन आपने कब लिया? सर मेरा 12th 2013 में हुआ था। तो 2013 के बाद मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं लिया था, क्योंकि कंडीशन ये था कि सर मेरे पीछे एक मेरा छोटा भाई था, तो उसको भी पढ़ने का शौक था। तो हम अकेले ट्यूशन पढ़ाते थे, तो उसमें से करीबन वही 2000-3000 तक आता था। तो मैंने सोचा कि अगर हम इधर अपना एकेडमिक एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे तो भाई को टेक्निकल में भेजेंगे। तो भाई को 2 बार पॉलिटेक्निक अटेम्प्ट करवाएं, लेकिन उसका अच्छा रैंक नहीं आ पाया। तो हम सोचे कि जब भाई का नहीं हो रहा है, हम ट्यूशन पढ़ा ही रहे हैं, मेरा बेसिक बना हुआ है, तो एक बार हम भर के देखते हैं पॉलिटेक्निक। तब जाके सर जब हम भरे पॉलिटेक्निक 2015 में, तो अच्छा स्कोर आया। तो 15 में हम बीएससी को छोड़ के पॉलिटेक्निक स्विच कर गए थे सर, 2015 में। ओके ओके। तो 2015 में आपने भागा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो 15 और 16 2 साल आपका डिप्लोमा में लगा होगा। देन डिग्री के लिए कब नहीं आप सर, गए? एज अ हम जो है फ्रेशर अप्लाई किए थे सर, 12th बेसिस, मतलब लेटरल एंट्री में नहीं सर, रिफ्रेश में हम भरे थे, फ्रेशर में भरे थे। तो हमको 3 साल करना पड़ा था सर, 15 से 18। 3 साल करना पड़ा। ओके, 12th के बाद वैसे 2 साल हो जाता है, लेकिन आप आइडिया एज ए नहीं था फ्रेशर सर, गए थे उतना तो 3 आइडिया साल। नहीं था। ठीक है। तो आपको फिर 15 में एडमिशन के बाद 18 में आप पास आउट हुए जी होंगे। सर, 18 में पास आउट हुए। उसके बाद सर ये क्या बोलते हैं कि 1 साल जो पीडीपीटी होता है वो ट्रेनिंग मैंने किया था। आपका पुटकी अच्छा बलियारी एरिया है सर, पीबी प्रोजेक्ट से मैंने किया था। उस टाइम अंडरग्राउंड चल रहा था। तो दुर्भाग्य का ये बात था सर कि जिस टाइम हम ज्वाइन किए 6 महीना बाद वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। फिर हमको दूसरा माइंस ट्रांसफर किया था सर। अच्छा। तो बेसिकली आपने डिप्लोमा के बाद में ये पीडीपीटी भी करा। जी सर। देन फिर डिग्री में कब आपने एडमिशन लिया? डिग्री में सर वही जब मैंने 2018 में डिप्लोमा टू डिग्री का एग्जाम दिया था, तो सर वो भी गलती से ही हुआ था सर। सब कुछ मेरा गलती से हुआ है मेरा लाइफ में सर। मतलब गलती से नहीं होता है, किस्मत से होता है। अब जो क्योंकि समझिए जहां सर, आप एक बार अच्छी जगह पहुंच गए, उसके बाद में वो गलतियां लगती है कि हाँ किस्मत अच्छा था एक घर पे। मैं आपसे घटना शेयर करना चाहता हूँ सर। जब मैं 2018 में जी। था, जिस टाइम मैं ट्रेनिंग कर रहा था पीडीपीटी, उस टाइम गेस्ट टेस्टिंग का एग्जाम था सर मेरा। तो सर अच्छा मतलब ये मेरा खामियां है सर इसमें बहुत। क्या बोले सर, हमको माइनिंग का कुछ नहीं पता था सर। माइनिंग का ये बोले तो एम भी नहीं पता था। माइनिंग में कौन सा बुक होता है वो भी नहीं पता था। रेगुलेशन रूल कुछ बुक का भी नहीं, नाम नहीं पता था। लेकिन इतना पता था कि गेस्ट टेस्टिंग का एग्जाम होता है और एक रेगुलेशन का बुक आता है, उसको पढ़ना है।
तो हमको ये भी नहीं पता था कि सर रेगुलेशन का बुक जो है चेंज हो चुका है, वो जो पुराना वाला से नया आ गया है 2017 वाला। अब सर हम वहाँ पढ़ के गए हैं दो पुराना वाला, और वहाँ जाके जब देख रहे हैं तो सब लड़का लोग 2018 वाला पूछ पढ़ रहा है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था दो कि हजार हम सत्रह निकाल वाला। पाएंगे कि नहीं। लेकिन कभी कभी सर होता है ना कि किस्मत साथ दे देता है। तो ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जो लैंप हैंडलिंग से होता है, वो तो मैंने कर लिया था। अब जब डायरेक्टर के पास जो वाइवा टाइप का होता है सर, वहाँ जब गए, वहाँ भी अपना कहानी जब बताएं सर, तो डायरेक्ट बोले कि तुम पढ़ के आया है कि नहीं। तो हम बोले सर मेरे से मिस्टेक हो गया है, हम पुराना वाला रेगुलेशन पढ़ के आए और यहाँ आप लोग 2018 वाला पढ़ रहे हैं। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम करता क्या है ये सब फैमिली बैकग्राउंड सारा कुछ पूछें। मैंने बताया तो सर उसी में शायद भावुक हो गए थे ना, क्या हो गए थे, हमको रेगुलेशन से क्वेश्चन ही नहीं पूछे, अपना लाइफ के बारे में पूछने लगे। हमको तो पता नहीं था कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। जब लिस्ट निकला सर तो मेरा नाम आया, तो हम सोचे किस्मत साथ दे दी है सर उस टाइम। ये हुआ था सर। चलिए बढ़िया है। चलिए बढ़िया है। वैसे रेगुलेशन 2017 की जो आप बात कर रहे हैं, नो डाउट बहुत सारी चीज़ें चेंज हुआ है, लेकिन आपने 1957 भी पढ़ा रहा होगा, तो ऐसा नहीं कि आप पूरे ब्लैंक थे। कई सारी चीज़ें हैं जो 57 से भी आप चीज़ें आपको समझ में आता था जवाब दे, लेकिन रेगुलेशन नंबर्स पूरे चेंज है। जी तो एक सर। बड़ा चेंज तो नो डाउट रहा होगा। ये है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड सुन करके मैं जैसा भावुक हुआ, जो हमारे व्यूअर्स जैसे भावुक हुए, ऑब्वियस सा बात है कि वो डीजेएमएस या जो भी डायरेक्टर वहाँ पे बैठा था, वो तो कतई ऐसे कैंडिडेट्स को रोकना नहीं चाहेगा जो इन हालातों से गुजर करके उस मुकाम पर पहुंचा है। आगे फिर आपने ये जो गैस टेस्टिंग का एग्ज़ाम दिया, डिग्री में आपका एडमिशन कब हुआ और कौन से कॉलेज से आपने डिग्री करा? सर जैसे मैंने 2018 में डिप्लोमा टू डिग्री एग्जाम दिया था, तो सर मेरा जो वहाँ भी सर वही हुआ ना कि जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था ना सर, उसी से मेरा बेसिक इतना हम्म। अच्छा बन गया था फिजिक्स और मैथ का। तो जब मैं डिप्लोमा टू हम्म। डिग्री का एग्जाम दिया, उसी टाइम क्या था ना, उसका पैटर्न ही चेंज हो गया था। उससे पहले जिस 2018 से पहले जो था, पॉलिटेक्निक टाइप का क्वेश्चन पूछता था, जैसे पॉलिटेक्निक इंट्रांस एग्जाम होता है उस टाइप का। लेकिन 2018 में पूरा चेंज कर दिया था सर। आपका झारखंड कंबाइन का क्वेश्चन घुसा दिया था। तो हम मेरा तो 11 12 का पढ़ाते थे फिजिक्स और मैथ, तो मेरा स्ट्रांग था, तो उसमें मेरा अच्छा एग्जाम हम्म। गया। तो सर हमको भी नहीं पता था कि होगा क्या, लेकिन मेरा माइनिंग में रैंक 1 आ गया था सर। अच्छा। हाँ, तो रैंक 1। हमको ये भी नहीं पता था सर कि बीआईटी में 10 गो सीट होता है, उसमें से 3 4 गो ओबीसी का होता है। तो मेरा दोस्त बोला ना अब अच्छा। तुम टेंशन मत लो, हो जाएगा। तो हम जब देखें कि हम्म। हो जाएगा तो थोड़ा सा खुशी हुआ, लेकिन हम सोचे कि आप करेंगे क्या, हमको तो माइनिंग में कुछ पता ही नहीं है। ये तो 12th का एग्जाम हुआ था, 12th का क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैंने तो निकाल लिया, लेकिन फिर माइनिंग में करेंगे कैसे। तो बोला तुम एडमिशन ले लो ना, वहाँ धीरे धीरे सीख जाओगे। तो जब मैंने हम्म। 2018 में एडमिशन लिया, तो मेरा ट्यूशन का सिलसिला चलते रहा। तो जब हम वहाँ कॉलेज ज्वाइन किए, तो वहाँ का टीचर भी वही बोल रहे हैं कि तुम कॉलेज आता ही नहीं, मतलब कॉलेज चलना शुरू हो गया। मेरा क्लासेस इरेगुलर होने अच्छा। लगा। हम 9 बजे जाते थे, 1 बजे भाग के आ जाते थे। वहाँ ट्यूशन पढ़ाना होता था हीरापुर में। तो ऐसे करके चला। अच्छा। तो टीचर लोग तो हम्म। समझ गए कि ये तो पता नहीं पास उस कर पाएगा कि नहीं। तो इस तरह से कंटिन्यू हुआ सर। उसके बाद ठीक लॉकडाउन है, लग गया। जैसा भी था, मतलब बोलता है कि अंत भला तो सब भला। और बेसिकली आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, और जैसा भी आपका कॉलेज रहा होगा, वैसे बीआईटी सिंदरी बहुत प्रतिष्ठित कॉलेजों में से है, उसमें एडमिशन लेना ही अपने आप में बड़ी बात जी है। सर। लास्ट ईयर का जो मैंने रिजल्ट देखा है, जो गेट 2024 का रिजल्ट है, बीआईटी सिंदरी का रिजल्ट किसी भी आईआईटी से बेहतर है। जी सर। ना सिर्फ 24 बल्कि 23 का भी रिजल्ट, 23 में भी कई सारे रैंकर्स उन्होंने दिए हैं। तो काफ़ी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ था, और कॉलेज का ही नतीजा है कि एक अच्छा नॉलेज भी आपको कॉलेज से मिला होगा। ये जो आप कॉलेज पढ़ रहे थे, तो कॉलेज की तैयारी के साथ में आपने गेट का तैयारी कैसे करा? आप जैसा बता रहे हैं कॉलेज के लिए ही आपका टाइम सही से नहीं निकल पा रहा था, दिन गेट का तो रिग्रेस तैयारी करना पड़ता है, खासकर तब जब आप कॉलेज में ठीक से आप ध्यान नहीं दे पाए। सर ऐसा बात है ना कि हम गेट उठ कर किसी चीज़ का तैयारी नहीं कर रहे थे सर। एग्ज़ाम के रात में हम मेरा दोस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेजता था, उसको रट के जाते थे, पास हो जाते थे। ऐसे ही करते रहते थे। हम्म। तो जो सर लोग, जो प्रोफेसर लोग पढ़ाते थे, जब उस टाइम लॉकडाउन लग गया था सर, हम लोग के टाइम 2020 21 अच्छा। में। तो लॉकडाउन जब लग गया था, तो एक तन्मय सर है, वो हम लोग को मतलब गेट का तैयारी करने के लिए
वर्चुअल क्लास लेते थे। तो हम आए थे एक बार वर्चुअल क्लास अटेंड किए थे, तो सर जैसे ही हमको देखें तो बोले ना कि तू काहे ले आया है, तुम पढ़ता लिखता है नहीं तो कैसे निकालेगा गेट, जो तुमको समझ में आएगा ये सब। तो बोले तब ठीक है सर हम जाते हैं, हमको तो ऐसे भी समझ में नहीं आता है। और उस टाइम खेलने चल जाते थे, लॉकडाउन लगा था। तो सर जब ये सर परिवर्तन यहाँ से हुआ ना कि जब 700 वाला वैकेंसी आया था ना सर, उस साल मैंने गेट लिखा ही नहीं था सर। तो मेरा दोस्त बार बार आप अच्छा। लोग का पैकेज के बारे में बता रहा था कि वो लिया भी था, करण नाम है सर उसका। वो हमको अपना आईडी भी दे दिया था कि तू पढ़ो, सर लोग अच्छा बताते हैं। हम बोले हमको माइनिंग समझ में नहीं आता है भाई। तो वो लोग तैयारी किया, उन लोग का हो गया। 2021 जो 700 सीट आया था 2022 में सर। तो बाद में फिर हम्म। समझ में आया कि सर जब वो मेरे जैसे ही थे, थोड़ा बहुत उनको मेरे से ज़्यादा आइडिया है, वो भी निकाल सकते तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। और थोड़ा सर घर का स्थिति देखे ना कि नहीं, ट्यूशन पढ़ा के तो कुछ होने वाला नहीं है, तैयारी करना चाहिए। तो सर फिर मैंने जो है ना, आपके बारे में तो सुन लिए थे क्योंकि मेरा दोस्त बता दिया था। तो हम उस टाइम देखते थे कि आपका, अच्छा, वो जो आईडी लिया था बोल रहे हैं, बट आईडी लिया था बोल रहे हो, माइनिंग ज्ञान का आईडी लिया था कि बात कर रहे हैं? हाँ तो माइनिंग ज्ञान में, करण जिनकी बात की है? माइनिंग ज्ञान का जो आपका अच्छा। वो कोर्स लिया था ना सर, वो तो हमको 2-3 बार अच्छा, आपका 23 रिकॉर्ड, वाला ले रखा, 22 वाला उन्होंने ले रखा था, हाँ ओके। तो 2-3 बार उस आप लोग का वीडियो दिखाया था। तो हमको नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि हमको रेगुलर क्लास करते नहीं थे, इसलिए नहीं समझ में आ रहा था। तो बाद में जब हमको एहसास हुआ कि नहीं, ट्यूशन व्यूशन से कुछ नहीं होने वाला है, दूसरा सेक्टर में बहुत कंपटीशन है, तो मैंने सोचा कि मैं भी करता हूँ तैयारी आप लोग का। और फिर आपका एक वीडियो देखा था मैंने, वेंटिलेशन का, यूट्यूब में फ्री वीडियो था। तो हमको बराबर समझ में आने लगा था। हम सोचे साले ऐसे पढ़ाते सर तो हम लोग तो अच्छा स्कोर कर लेते अपना कॉलेज में, बीआईटी सिंदरी में। लेकिन ऐसा नहीं समझ में आ रहा। देखिए सर, टीचर लोग अच्छे ही बताते हैं लेकिन सब स्टूडेंट उनका नहीं ना समझ पाते हैं सर। सब कोई इंग्लिश से भड़बड़ा बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। और हम लोग हैं सर हिंदी मीडियम वाले, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है सर। तो फिर हम आपका जो है ना ऐप डाउनलोड किए, और हम डेली चेक करते थे कि आपका वो प्राइस होता है ना, कब कम होगा, कब कम होगा, कब कम होगा। उस टाइम हम पीजीपीटी भी कर रहे थे सर 2022 में। तो डेली चेक करते थे। तो अच्छा। उस टाइम जो ऑफर आता है ना सर आप लोग का दुर्गा पूजा का, है ना, तब देखें कि 5300 या कुछ हो गया था। पहले 7000 था आप लोग का कोर्स का, तो 5300 हो गया। तो मैंने सोचा कि इससे कम होगा तो फिर लेट हो जाएगा, बाद में कम तो करते हैं लेकिन लेट हो जाता है। तो हम उसी टाइम सर आया था स्टाइफन पीजीपीटी वाला, तो ले लिए। और सर वो 5 महीना जो सितंबर में मेरा पीजीपीटी खत्म हुआ, सितंबर से जो पढ़ना शुरू किए ना सर, वो 5 महीना बता नहीं सकते सर। 18-18 घंटा पढ़े थे। हमको फील हुआ, अभी फील हो रहा है कि अगर हम उस टाइप का समय दे पाएंगे, उतना समय, तो शायद आगे और एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। लेकिन और पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि अब इंगेज हो गए हैं, उतना और समय निकलता नहीं है सर। मतलब गेट का एग्ज़ाम जिसको मैं आसान बोला करता हूँ, उस एग्ज़ाम के लिए आपने दिन में 18-18 घंटा अगर डेडिकेट करा, मैं ज़्यादा नहीं मानता, मैं तो 8 घंटा 9 घंटे के लिए प्लानिंग बताता हूँ। 18 घंटा आपने अगर दिन में डेडिकेट करा, मतलब इससे ये चीज़ तो समझ में आता है कि आपको इस जॉब की कितनी ज़रूरत है। जी मतलब सर। भूख ही है ना जो आदमी को कुछ भी खाने को मजबूर कर देता है, या खाने के लिए जो एक्चुअल कीमत जिसको समझ में आता है। अगर आप भूखे हैं तो आपको इस जॉब की नीड थी, वो नीड ही है जो आपको मजबूर कर रहा था कि नहीं भाई आपको अपने आलस को त्यागना है, नहीं भाई आपके इधर उधर के जो भी गलत आदतें हैं उनको त्यागना है, और आपके दिन का मैक्सिमम टाइम जितना आप दे सकते हैं उतने को आपको पढ़ाई में देना। 18 घंटा दिया मतलब आपने बहुत तक अपनी नींद को भी जी सेक्रीफाइस सर। करा जी है सर। इन 5 महीने में, और उनका नतीजा है कि एक अच्छा रैंक आपका आया। ये रैंक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जैसा आप बता रहे हैं आपका कॉलेज लाइफ रहा है, तो कोरोना काल में आपका बीता है। उन कोरोना काल के बाद में भी कॉलेज में भी आपका जैसा परसेप्शन बन रखा था कि वन नाइट फाइट की एक रात पढ़ करके आप एग्जाम निकाल रहे हैं, कॉलेज में आप जा नहीं रहे हैं, नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट टाइप का आपका हाल हो रखा है। टीचर्स भी आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि जहां पे आपको लोग कम आंकते हैं वहां पर आप अच्छा प्रदर्शन कर जाएं, वो अपने आप में बड़ा ही एक बड़ा अचीवमेंट होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आप गेट एग्जाम की तैयारी में लगे रहते, 2022 गेट एग्जाम की तैयारी में लगे रहते, तो आपका जो अचीवमेंट है थोड़ा छोटा ही आका जाता। बट गेट 2023 में कंपेयर टू 2022 कम वैकेंसी आया था। 22 में तो 700 वैकेंसीज थे जी ना, सर। जी
कि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, जस्ट क्वालिफाई कर जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पोस्ट कई सारे खाली भी गए थे। जी सर। आपने 23 एग्जाम के थ्रू या पोस्ट ग्रैब करा, 195 रैंक ग्रैब करा, 5 महीना रिग्रेस तैयारी करा। नो डाउट व्यूवर्स को आपको सुनना चाहिए, व्यूवर्स को आपके जर्नी से सीखना चाहिए कि ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और फिर इनके करने के बाद में सारे बहाने खत्म हो जाते हैं कि मैं कैसे बैकग्राउंड से आता हूँ, कितना मुझे टाइम मिलता है, कैसा मेरा कंडीशंस है, सारे बहाने अपने आप में खत्म हो जाते हैं। अगर गोराचंद 5 महीने के रिग्रेस तैयारी करके एक अच्छा रैंक ला सकते हैं तो डेफिनेटली कोई भी एक अच्छा रैंक जरूर करके ला सकता है। कि आपने जो बताया कि आप पीजीपीटी भी कर रहे थे, तो जो पीडीपीटी आपने करा वो कंप्लीट हुआ था, नहीं हुआ था? वो नहीं हो पाया था, आपको बाद में और ट्रेनिंग करना पड़ा? नहीं सर, ऐसे तो हमको पहले पहले डर लग रहा था कि सर 2018 में हम पीडीपीटी कर रहे हैं और फिर मेरा इधर बीटेक भी करना है, तो वो रेगुलेशन के खिलाफ है कि नहीं। तो मेरा दोस्त बोला कि कोई इस तरह से सुनाया था हमको, कंफर्म हम इसको वेरीफाई नहीं किए हैं सर। मेरा दोस्त बोले थे कि अगर आप 40 किलोमीटर के अंडर में हो तो आप कर सकते हो अपना शिफ्ट चेंज करके। मतलब जो जनरल शिफ्ट होता है, नाइट शिफ्ट अगर के आप लिए सेकंड शिफ्ट में करते हैं तो ये आपका रेगुलेशन से मतलब अंडर में है, तो आप कर सकते हो, आपका वैलिड रहेगा। तो मैंने सर इधर पीजीपीटी भी पीडीपीटी भी कर रहा था और उधर क्लासेस भी कर रहा था। तो थोड़ा सा सर आने जाने में मुश्किल हो रहा था, लेकिन पीबी प्रोजेक्ट से बीआईटी सीनरी जो है ना सर, करीबन 18 किलोमीटर है, तो वहाँ से ओके। मैनेज हो जाता था सर। ओके, तो दोनों आपने एक साथ कंप्लीट करा। ये जो आपने पीजीपीटी करा था वो कहाँ से करा था, कौन से माइन से सर करा? मैंने पीजीपीटी किया था सर डब्ल्यूजे एरिया का जो मुनिडी लॉन्गवाल मेथड है सर, वहाँ से किया था सर। मुनिडी माइंस, मुझे नहीं लगता माइनिंग इंजीनियर कोई होगा उस माइन को ना जानता हो। मतलब बहुत नामी माइंस है, हर कोई के जहन में आता है। एक झरिया जी जो सर। ईसीएल में है और एक दूसरा एक मुनिडी। क्यों इतना फेमस है मुनिडी, आप थोड़ा बता सकते हैं व्यूअर्स को? सर मुनिडी इसलिए फेमस है मेरे विचार से सर, क्योंकि मुनिडी जो है फुल्ली मैकेनाइज्ड अंडरग्राउंड माइंस है, और उसमें जो है सर लॉन्गवाल जो है, लॉन्गवाल मेथड जो बीसीसीएल में इंट्रोड्यूस किया था वो सबसे पहले वही हुआ था सर, लॉन्गवाल, इसलिए सर वो अच्छा, फेमस है सर। ओके ओके ओके। मतलब बेसिकली जो हाईली प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है लॉन्ग वाल, वो मुनिडी में चल रहा है, दोनों चल रहा है। ओके, तो गोराचंद जी, आपने जैसा बताया कि गेट 2023 एग्जाम में आपका 195 यस सर। रैंक था। वो जो रैंक लगा तो उसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे। एक तो एनटीपीसी जिन्होंने पहले वैकेंसी निकाल दिया था, उसके बाद में कोल इंडिया का भी आया। तो आपने एनटीपीसी के अंदर का, एनटीपीसी का भी फॉर्म जी डाला सर, था? मैंने 3 फॉर्म डाला था सर, एनटीपीसी, कोल इंडिया और डीबीसी। तीनों में मेरा नाम शॉर्ट लिस्टेड हुआ था सर। तो सबसे पहले डीबी जो ओके। हुआ था सर, डीबीसी में हुआ था। तो डीबीसी में डीबी होने के बाद जब लिस्टेड आता तो उसमें मात्र सर माइनिंग का 10 सीट था। तो उसमें तो फर्स्ट लिस्ट में सर वही 10 लोग को चूज किए जिनका रैंक अच्छा था। तो जैसे ही वो लोग का हो गया अच्छा। सर, उसके बाद मैंने सेकंड लिस्ट का और वेट किया नहीं, और थोड़ा बहुत पता किया सर कि डीवीसी जो है फर्स्ट बार ले रहा है, और उसका जो माइंस है वो लातेहार है, थोड़ा सा ऑड एरिया है सर मेरे विचार से। तो हमको वहाँ सही नहीं लगा, तो मैंने वेट भी नहीं किया सर। और थोड़ा सा सर जब होता है ना सर कि जब अब लगने वाला है कि अब फील होता है कि सर अब तो जॉब लगना है, तो हम उतना वेट क्यों करें, जहां हमको मिल रहा है, फर्स्ट जॉब है, जहां मिल रहा है वहां चले जाते हैं। तो ये सर मन में डर था। और दूसरा डर रहता है सर, जो फर्स्ट जॉब लेता है ना, बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं रहता है, तो मन में एक डर रहता है कि कहीं मेडिकल में मेरा रिजेक्ट ना हो जाए। तो इसीलिए सर मैंने मेडिकल का डर से हम क्या किए ना सर, एनटीपीसी जब जैसे ही वो अपना मेडिकल डेट निकाला, हम वहाँ सर चले गए थे। तो मेडिकल सक्सेसफुली हो गया, तो वो ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया। तो हम सोचे कोल इंडिया का कब आएगा कब नहीं, तो पहले ज्वाइन ही कर लेते हैं इसका। तो फिर एनटीपीसी ज्वाइन किए, और ज्वाइन किए तो अच्छा लगा सर, क्योंकि कोल इंडिया ढेर लेट कर दिया था। और हम लोग सर जिस उम्र में हैं उस टाइम अगर हम लोग अगर जॉब नहीं मिलता है तो थोड़ा सा एक टेंशन रहता है। तो वहाँ सर एनटीपीसी में मैंने 6 महीना किया। मेरा सर जो फर्स्ट ज्वाइनिंग एनटीपीसी में था वो रामागुंडम में हुआ था सर। उसके बाद मेरा पोस्टिंग कर दिया था अच्छा।
आपका उड़ीसा के झारसुगुड़ा में उसका दुलंगा माइंस चलता है सर, वहाँ पर पोस्टिंग किया था हमको। तो जैसे ही दुलंगा पोस्टिंग किया, उसका 1 महीना बाद ही कोल इंडिया जो है सर अपना लिस्ट जारी कर दिया। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था सर बीसीसीएल कोल इंडिया का, तो बीसीसीएल में ही लिस्ट में नाम आया। तो हम सोचे कि ऐसे तो सर एनटीपीसी बहुत अच्छा कंपनी है जो अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बीसीसीएल भी, कोल इंडिया भी बहुत अच्छा कंपनी है सर, लेकिन हमको क्या है ना सर कि हमको अपना घर को लेके चलना है, क्योंकि मेरा घर में वैसा कोई है नहीं। तो हमको लगा कि सर बीसीसीएल आना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ से फिर रिज़ाइन मार के मैंने बीसीसीएल ज्वाइन किया सर मई में। तो मई से जैसे बीसीसीएल में ज्वाइन किए, तो एरिया ऑफिस हेडक्वार्टर में पहले रखा कुछ दिन, उसके बाद हमको पीबी एरिया भेज दिया सर। अच्छा, पीवी एरिया मतलब फुल फॉर्म क्या हुआ? पुटकी बलिहारी एरिया सर। पुटकी बलियार। तो आप अभी बीसीसीएल जी में ही सर। हैं। एनटीपीसी में आपने 1 मंथ काम करा था, तो 1 मंथ क्या वो ट्रेन? नहीं सर, 1 मंथ तो नहीं, हम लोग जनवरी में ज्वाइन किए थे एनटीपीसी में और मई तक सर वहाँ 10 मई तक हम वहाँ पर अच्छा, काम किए थे सर। ओके। तो मोटा मोटी आपका 4 से 5 महीना वहाँ पे बिताया। तो जी सर। एनटीपीसी में एक्चुअली आपका वर्क प्रोफाइल क्या था, क्या आपका काम रहता है था कि ट्रेनिंग में ही गुजरा 4-5 महीना? आप बता सकते हैं कैसा सर होता? एनटीपीसी में तो जैसे 2 महीना तो सर हम लोग का इंडक्शन प्रोग्राम चला था रामागुंडम में। तो जैसे ही 2 महीना के बाद एक वहाँ पर सर एनटीपीसी में ना एक माहौल बन गया था कि सब लड़का कोल इंडिया जाने वाला है। तो 2 महीना में जैसे इंडक्शन प्रोग्राम हुआ, हम लोग को पोस्टिंग दे दिया। यहाँ आए तो यहाँ भी माहौल बन गया था कि ये लड़का मतलब पॉइंटेड करके ये लड़का कोल इंडिया जाने वाला है। तो हम लोग को सर कुछ काम दिए नहीं थे, सिर्फ दिखा रहे थे कि यहाँ का वर्किंग कैसे होता है। वहाँ भी इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा था हम्म। और वहाँ का वर्किंग चीज़ समझा रहा था, हम लोग को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ नहीं दिया था सर। अच्छा, तो कोई खास काम आपके पास बेसिकली था नहीं। नहीं, कुछ काम ही नहीं दिया था अच्छा, सर। तो आप बता सकते हैं गोराचंद कि आपका पहला सैलरी जो क्रेडिट हुआ था अकाउंट पे, कौन से एज पे क्रेडिट हुआ था? जो गवर्नमेंट का, वैसे तो आप ट्यूशन पढ़ाते थे, जो भी थोड़ा बहुत इनकम होता था। हाँ सर, तो मेरा गवर्नमेंट का जो सैलरी है, तो ये सर एनटीपीसी से ही मेरा गवर्नमेंट का पहला सैलरी आया था। वो मेरा उम्र का 28 साल में आया था सर। अच्छा, तो आपने एक 28 साल का पूरा एज बिताने के जी बाद सर। में पीएसयू का पहला सैलरी आपके जी अकाउंट सर। में है। नो डाउट एक लंबा टाइम है जो आपने गुजारा है। जैसे अभी जिन लोग अभी करंट में पास आउट हो रहे हैं, कई सारे बच्चे तुरंत पास आउट होने के बाद में जॉब में लग जा रहे हैं। तो किसी का 21 साल, किसी का 22 साल, किसी का हो सकता है 23 साल में ही जॉब लग जा रहे हैं। ऐसे में जहाँ पे 27-28 साल में जॉब लगना, मतलब हमने एक 6 से 7 साल का एक बड़ा बोल सक रहे हो कि फाइनेंशियल लॉस बोलो चाहे जी एक्सपीरियंस सर। बोलो, कि जहाँ पर जो 21 साल 22 साल वाला जीएम या फिर डीटी या फिर सीएमडी बनने का सपना देख सकता है, हमारे पास एक मेजर 6 साल जी लॉस हुआ सर। है। लेकिन ठीक है कि जैसा आपका बैकग्राउंड था, जिन कंडीशंस पे आप आकर के जिस जगह में पहुंचे हैं, वो 21 साल में कोल इंडिया में पहुंचने वाले से कहीं बड़ा आपका अचीवमेंट है। पुटकी बलियारी एरिया में अभी आप जो कर रहे हैं, तो कितना टाइम हो गया वहां, कब आपने ज्वाइन करा? सर पीबी एरिया में मैं आया हूँ सर जून में। तो जून से अभी तक पीबी एरिया में ही हूँ। तो लगभग सर 6 महीना, लगभग लगभग सर 6 महीना हो गया है सर। तो वहां पे आपको क्या काम दिया गया है, सीआईएल में क्या काम कर रहे हैं? सर वहाँ पर हमको एक तो एजेंट सर के जो है सर ई ऑफिस चलाना होता है, देखना होता है कि कौन सा ई ऑफिस में फाइल आ रहा है, उसको कहाँ भेजना है। और अगर अर्जेंट है तो इस तरह से हमको सर को बताना होता है, फाइल को देख के समझ के सर को बताना होता है। सर हमको आदेश देते हैं कि इसको यहाँ भेजना है, उसको वहाँ भेजना है, तो भेज देते हैं। दूसरा काम यह है सर मेरा कि डेली का प्रोडक्शन रिपोर्ट जो होता है सैप पर, वो हमको अपलोड करना होता है। वो कभी कभी अपलोड करते हैं जब मेरे से जो शिफ्ट इंचार्ज अगर नहीं करते हैं तो हम करते हैं। और तीसरा जो मेजर काम है सर मेरा सैप में, वो है अटेंडेंस बुक करना सर ऑनलाइन। अच्छा, और तो एक बेसिकली फील्ड आप, वर्क भी है हाँ। सर मेरा। फील्ड वर्क ये है कि सर ओपन कास्ट है, मेरा माइंस ओपन कास्ट है, और वो पॉपुलेशन के बीच है, गांव के बीच है थोड़ा। तो सर उसमें वाइब्रेशन का प्रॉब्लम होता है जब ब्लास्टिंग होता है। तो सर वाइब्रोमीटर लेके हमको सर के साथ जाना होता है, ब्लास्टिंग ऑफिसर के साथ। जिस दिन सर बुलाते हैं उस दिन हमको ब्लास्टिंग ऑफिसर के साथ जाना होता है वाइब्रेशन मेजर करने के लिए। क्योंकि सर वहाँ जब ब्लास्टिंग होता है ना, तो
कई घर सर थोड़ा सा वाइब्रेट होता है, तो वो लोग चढ़ के आके बोलने लगते हैं ब्लास्टिंग ऑफिसर को, मैनेजर को कि मेरा घर ये हुआ। तो वो लोग को उतना जानकारी नहीं रहता है कि डीजीएमएस गाइडलाइंस क्या है, तो वो लोग को दिखाना पड़ता है सर कि देखिए 5 से कम है या कि, तो वो लोग को समझ में आता है, तब दिखाना पड़ता है सर। अच्छा, तो बेसिकली वाइब्रेशन मॉनिटरिंग का काम आप वहाँ पे देख रहे हैं और उसके जी अलावा सर। फिर ऑफिस का काम देख रहे हैं। तो एक्चुअल चैलेंज जो माइनिंग वालों को जो होता है माइंस का, और खासकर अभी आपका इनिशियल पीरियड है, मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा टाइम आपको ओपन कास्ट में रखेंगे, क्योंकि डेपुटेशन के लिए तो जो 2 साल का अंडरग्राउंड का जी सर। एक्सपीरियंस ही जी है, सर। उसके लिए तो भेजेंगे ही। तो जब तक आप हैं ठीक है कि अभी आपका लाइट जॉब है, कुछ ऐसा माइनिंग का एक्चुअल फीलिंग आपको आया नहीं होगा, और वाइब्रेशन मेजरमेंट का जो काम हुआ, सिस्मोग्राफ ले जाने का जो काम हुआ, वो तो 1 डे या 2 डे का रूटीन वर्क हुआ, जो बहुत जी ऐसे सर। ज़रूरत पड़ नहीं रहा होगा। तो ठीक है, अभी माइनिंग के एक्चुअल एक्सपीरियंस से आप वंचित हैं। जी किस तरह सर। के कंडीशन से एक माइनिंग वाला गुजरता है, किस तरह से हम कोयले को बाहर निकालते हैं, खासकर जब अंडरग्राउंड माइंस की बात करें तो उसमें और रियल चैलेंज है कि अंडरग्राउंड माइंस के अंदर में फेस तक पहुंचना, फेस से पहुंच करके वापस आना अपने आप में एक रियल टास्क है, जो एज ए माइनिंग इंजीनियर हमको डेली बेसिस पे डील करना पड़ता है। कई सारी बातें हैं गोराचंद जो हमने आपसे जाना, और आपके जर्नी के बारे में जाना, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जाना, आपके स्ट्रगल के बारे में जाना। आप जो बोले 5 महीने का जो आपने गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करा, आप अपने उस 5 महीने के एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी को हमारे व्यूवर्स को प्लीज बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स है जिनको आपने फॉलो करा, जीरो से लेके एग्जाम के दिन तक, कि कहाँ से आपने स्टार्ट करा और कैसे आपने एग्जाम एग्जीक्यूट करा। सर वैसे तो हमको कुछ आइडिया नहीं था सर कि कैसे करके तैयारी करें, ना हम किसी से पूछते थे। बस हम आपका जो यूट्यूब एक आता नहीं सर, आपका हर महीना एक एक आता है स्ट्रेटेजी लेके कि इतना महीना बचा है, ऐसे तैयारी करना चाहिए, बस हम वही फॉलो करते थे सर। जैसे आप बोलते थे ना सर कि माइनिंग ब्रांच एक ऐसा, देखिए सर हमको पहले कुछ नहीं पता था, जीरो। तो आप बोलते थे कि माइनिंग ब्रांच ऐसा है, अगर आप इसका गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर अच्छा से कर लेते हैं तो अब बहुत अच्छा रैंक आ सकता है। तो सर आप विश्वास कीजिए, मैंने प्रीवियस ईयर को चाट के खा गया था सर। हमको आइडिया नहीं था, फिर भी हम आंसर याद कर लिए थे। एक आध को क्वेश्चन हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा था सर, लेकिन उसका इतना बार बनाए थे कि उसका आंसर ही याद कर लिए थे सर। तो बस, अच्छा। और आपका जो वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आता था ना सर, उसको हम लाइव तो नहीं कर पाते थे सर, लेकिन हम बाद में जब करते थे तो ठीक ठाक आता था। हम आपका जो सर ऐप में जो वीडियो आता था, विश्वास कीजिएगा सर, हम एक लाइव लाइव अटेंड नहीं किए हैं सर, सारा रिकॉर्डेड किए, क्योंकि हमको समय ही नहीं मिलता था सर, ट्यूशन पढ़ाना फिर लाइव आप लोग का क्लास लेना। तो जैसे जैसे आप बोलते गए, बस जितना मेरे से होते गया हम उतना करते गए हैं। तो सर हमको भी नहीं पता था कि हम अच्छा कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन लास्ट होते होते हमको थोड़ा सा अनुभव हो गया था। जब आपका टेस्ट सीरीज कर रहे थे ना, तो सर अनुभव हो गया था कि अंडर 100 रैंक ले आएंगे, जिस तरह से टेस्ट में आ रहा था। लेकिन सर मेरा फर्स्ट टाइम गेट अटेम्प्ट था ना, तो हम अपना टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे। तो सर मेरा 2 क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन ऐसा था ना सर कि हम उसमें मतलब सर समझ में तो आता था, लेकिन हम उस दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि कैसे बनाए। एक क्वेश्चन को तो मैंने 5 बार ट्राई किया था सर, लेकिन कॉस 2 थीटा के जगह बार बार हम थीटाए बिठा रहे थे सर। एक क्वेश्चन आया था सर जिसमें अच्छा। कॉस 2 थीटा रहता नहीं सर, पूरा लंबा चौड़ा फॉर्मूला रहता है, उसमें कॉस थीटा 2 थीटा का रहता है, कुछ स्लोप लोग क्या रहता है सर, उतना हम तो भूल गए हैं सर, उतना आइडिया है नहीं। लेकिन सर हमको सर उस क्वेश्चन में फंसा दिया था सर। हम बाहर बना के गए थे लेकिन फिर भी भूल गए थे। तो मेरा कहने का अर्थ ये है सर कि हमको माइनिंग का नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे आपका ऐप में गाइड आप हो गए, और एक सर है ना सर देवाशीष, वो सर जो देवाशीष सर एमटेक है, किए हैं, अमृतेश सर है। हाँ, वो जैसे जैसे अमृतेश बोले सर थे है। हम वैसे वैसे किए थे। तो थोड़ा थोड़ा फील हो गया था कि सर गेट में स्कोर कर लेंगे, तो किए। तो सर वही थोड़ा सा खराब गया था, इसके वजह से अंडर 200 आया, लेकिन हमको विश्वास था कि सर 100 के अंडर लाएंगे, लेकिन नहीं ला पाए थे सर। ठीक है, बेसिकली आपने इतना कॉन्फिडेंस आ गया था 5 महीने की तैयारी में कि मेरा तैयारी इस लेवल का है कि मैं डेफिनेटली अंडर 100 रैंक तो ला रहा हूँ। जी ये सर। और है कि हम कितना भी तैयारी कर लें, वो एग्ज़ाम का 3 घंटा अपने आप में खेला कर देता है।
अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप उन 3 घंटे को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपका सही नहीं होता है, और भी कई सारे रीजंस है, मतलब बहुत फालतू सा रीजन है, लेकिन एक्चुअली ये सारे रीजन हैं जिसके कारण उस 3 घंटे में हम अपना 100% आउटकम नहीं निकाल पाते। जैसे आप एग्जाम के एक नाइट पहले आप ठीक से सोए नहीं हो, एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, उस बीच में किसी से बहस वहस तो नहीं कर ले कि आपका मेंटल स्थिति सही नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे कई सारे रीजन है। फिर एग्जाम को प्रेशर हैंडल करना भी, कि जहां पे किसी एग्जाम से आपका बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, जैसा आप बता रहे हैं कि आपको था कि एग्जाम ही है जो मेरा लाइफ सुधार सकता है, ये एग्जाम ही है जो मुझे एक अच्छी जगह पहुंचा सकता है। तो जब किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद रहे, वहां पर भी बहुत ज्यादा मतलब किसी से बहुत ज्यादा आप उम्मीद लगा ले, वहां पर भी आपका एग्जाम प्रेशर आता है। इन सारे माहौल्स पे कि आपका ठीक है मॉक टेस्ट दिला रहा था, आपको लग रहा था अंडर 100 रैंक आएगा, एग्जाम के अंदर में जैसा आपका एबिलिटी था, जैसा आपका कॉन्फिडेंस था, उससे थोड़ा कम आया, जो भी आया। लेकिन आज जो पोस्ट आपके हाथ में है, जो AIR-1 है आपके बैच का, वो भी कोल इंडिया के अंदर में है। महेश जी सर। एनसीएल में जॉब कर रहे हैं, आप हैं, आप भी कोल इंडिया के अंदर में हैं। तो दोनों को मिला तो सेम पोस्ट है, मिलना सेम ही सैलरी है। हाँ, इनिशियल में हो जाता है कि आप किसी सब्सिडी में जाना चाह रहे थे, वो फर्स्ट चॉइस डाले थे, रैंक अच्छा है तो आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाएगा, रैंक अच्छा नहीं है तो कई बार आपको अपने चॉइस का सब्सिडी ना मिलके कहीं और भेज देता है। जी सर। BCCL आपको चाहिए था, BCCL भी मिल गया, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। रैंक कुछ टाइम का सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन एक जगह जो पहुंचाने का काम है, AIR-1 भी वहीं पहुंचता है जहां जो लास्ट रैंकर उस बैच का जो रहा है वो भी वहीं पहुंचता है। सैलरी दोनों को सेम मिलना है। तो अच्छा है गोराचंद की आपका जो जर्नी आप बता रहे हैं, जैसा आपका स्थिति था कि ठीक है, मतलब आपने जो बताया ना कि एक वीडियो देख करके मुझे एक मोटिवेशन मिला। सर आपने जो बोला था मैंने बस उतना ही फॉलो करा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, प्रफुल्ल से जो मैंने बात करा 16th रैंक था। तो कई बार मुझे, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से चीज़ों को तो बोल देता हूँ, लेकिन वीडियो को बच्चे इतने सीरियसली ले लेते हैं कि सर ने बोला है एग्जाम निकल सकता है 6 महीने में, सर ने बोला एग्जाम निकल सकता है 60 दिन में, तो निकल सकता है। और प्रफुल्ल का भी सेम केस है, उन्होंने 2 महीना पढ़ा, दिन का 16-16 घंटा पढ़ा, सुबह बैठते थे, रात को वीडियो खत्म करते थे, लाइव नहीं रिकॉर्डिंग से ही पढ़ा, 16th रैंक लेकर के आया। तो अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है, मतलब इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कोचिंग जिस पर्पस से काम कर रहा है वो पर्पस हमारा पूरा हो रहा है। वो आप जैसों से बात करके ही हमको वो पर्पस पूरा होता हुआ दिखता है। क्योंकि NIT IIT का बच्चा तो अपने आप में ही टॉप होता है कि यार भाई वो IIT NIT पहुंचा है, ठीक ठाक है करके जाके पहुंचा है, और एक माहौल अच्छा उनको मिल जाता है। आप जैसे जब कोल इंडिया में पहुंचते हैं, आप जैसे जब अच्छा रैंक लाते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ असल में हमने कुछ कमाया है। तो अच्छा है गोराचंद, आपके जर्नी से काफ़ी कुछ हमने जाना, आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में जाना, आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस, लाइफ जर्नी, स्ट्रगल्स के बारे में जाना। एट लास्ट में जो गेट 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या टिप्स है जो आप देना चाहेंगे, क्या किन बातों का वो ध्यान रखें इन लास्ट के दिनों में, और किन चीज़ों को अवॉइड करें इन लास्ट के दिनों में? 55-60 दिन के आसपास समय उनके पास बाकी है, तो आप उनके क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर जहाँ तक मैंने सीखा हूँ, जैसे हमको तो सर उतना हमको पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सीखा हूँ सर, आप जैसे जैसे हम लोग को बोलते थे ना, तो उसका हम एक निष्कर्ष निकाला था सर, क्योंकि हमको माइनिंग का कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं सबसे अगर गुजारिश करूँगा सर कि जिसको अगर वाकई में मेरे जैसा है कि माइनिंग के उतना आइडिया नहीं है लेकिन फिर भी करना चाहते हैं, तो हम यही बोलेंगे कि सर लोग जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज बताते हैं उसको आप, माइनिंग में हमको लगता है ज़्यादा फार्मूला नहीं है सर, सारा सब्जेक्ट का मिला देंगे तो 150-200 फार्मूले होंगे। तो उसको एक कॉपी में लिख लीजिए और सुबह शाम उसको सर माला जपते हैं ना हम लोग सर, उसी तरह जपते रहिए। हमको पूरा विश्वास, मैंने भी यही किया था सर। और दूसरा बात सर, हम क्या किए थे ना कि सर जो आपका वीडियो से हमको एक चीज समझ में आ गया था कि क्वेश्चन रिपीटेड होता है। तो मैंने क्या किया था ना सर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को 3 भाग में बांट दिया था, जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन वो जो मिलाने वाला रहता है सर, दूसरा क्वेश्चन वो जो ऑब्जेक्टिव रहता है सर, एक एक 4 ऑप्शन रहता है उसमें टिक लगाना रहता है, और एक क्वेश्चन जो वो न्यूमेरिकल टाइप का रहता है सर। तो उसको हमने 3 भाग में बांट दिया, 3 अलग अलग कॉपी बनाया, 3 अलग अलग कॉपी में हम उसको लिख लिया। और सर सुबह उठने के पहले हम पहले फॉर्मूला को रीड करते थे, उसके बाद 1 मार्क्स का जो ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है सर, 4 ऑप्शन वाला MCQ क्वेश्चन करते थे, और फिर न्यूमेरिकल को पूरा कंप्लीट करते थे। उसके बाद बेड से उठते थे सर।
यही चीज़ करते करते हमको फील हुआ था सर कि ये तरीका जो है सबसे बेस्ट तरीका है, आप कम समय में गेट को क्रैक करें। बाकी तो सर जो तैयारी कर रहा है वो तो उसका जो नॉलेज है तो वो तो है, लेकिन अगर आप फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, सारे फॉर्मूले को, तो हमको लगता है सर कि ये 3 महीना का स्ट्रेटेजी इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। कि अगर आप क्वेश्चन को अलग अलग कर लिए, जो MCQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का जितना MCQ क्वेश्चन है, और आपका टेस्ट में कुछ नया नया क्वेश्चन ऐड होता है, वो खाली नया क्वेश्चन सर, बाकी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने कर लिया था, कॉपी बना लिया था, और नया क्वेश्चन था उसको भी ऐड कर दिया। इस तरह से हम मेरा फॉर्मूला 150 से 160 फॉर्मूला था सर। और ये जो MCQ क्वेश्चन था सर, ये करीबन हमको लगता है, टोटल का बात बता रहे हैं सर, 200 क्वेश्चन बना था MCQ। और न्यूमेरिकल तो सर, न्यूमेरिकल का हम गिने नहीं थे, लेकिन MCQ और ये फॉर्मूला को मैंने रट लिया था सर। और यही रटने का परिणाम ये था कि सर उस टाइम बहुत सारा MCQ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मैच कर गया था। तो हमको लगता है ऐसा, जैसे आप बताते हैं, आप निष्कर्ष निकालते हैं कि माइनिंग में ज़्यादातर बार क्वेश्चन रिपीटेड होता है, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है। अगर आपके तरीका अच्छा रहेगा तो आप उसको अच्छा से टिक कर पाइएगा। तो उस हिसाब से मैंने वही किया था सर। जैसे आप लोग बताते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने भी किया था, और सब स्टूडेंट से यही बोलेंगे जो तैयारी कर रहे हैं कि आप फॉर्मूले को जो है सर कम से कम याद कर लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बनाने का कितना भी तरीका समझ लीजिए, फॉर्मूला ही याद नहीं आता है सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच गोराचंद जी। ओवरऑल आपका बोलने का है कि भाई जो भी आपका, ठीक है, 50 दिन 55 दिन बाकी है, इन 50-55 दिनों में और कुछ नहीं तो कम से कम आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लीजिए। उनके क्वेश्चंस को भी 3 भाग में जैसा आपने सेपरेट करा था, MCQs, फिर जो आपका सही जोड़ी मिलान वाले क्वेश्चंस, फिर न्यूमेरिकल्स जो थे, उन न्यूमेरिकल्स में जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, होना भी चाहिए कि आप फॉर्मूले अलग से याद मत कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उस क्वेश्चन में यूज होने वाला फॉर्मूले का अलग से सीट बना लीजिए, चाहे वो फॉर्मूला 100 रहे, 150 रहे, 120 रहे, उस सीट को आप करिए। क्योंकि क्वेश्चन बनाने के साथ में अगर आप फॉर्मूला पिक करेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको याद रहेगा। अलग से ये नहीं कि बुक पकड़े फॉर्मूले का सीट बना रहे हैं। और फिर वीडियो लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस तो है, ये है कि अभी हमारे ऐप के अंदर में आपको प्रीवियस ईयर के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं, ईयर वाइज, टॉपिक वाइज। फिर जिस टाइम आपने पढ़ा था, मे भी उस टाइम हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले बुक नहीं आए थे, अभी बुक भी है। हाँ, अभी बुक भी माइनिंग ज्ञान का आ गया है, जिसमें एक ईयर वाइज सॉल्यूशन है, टॉपिक वाइज सॉल्यूशन है बुक के अंदर में। एक हमारा मास्टर बुक भी आ गया है, वो मास्टर बुक के अंदर में 2600 से ज़्यादा क्वेश्चंस है। तो उतना क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता उससे बाहर कुछ क्वेश्चन आने वाला है। रही बात क्वेश्चन रिपीटेशन की, तो सेम टू सेम क्वेश्चन गेट रिपीट नहीं करता। 1-2 क्वेश्चन कभी गलती से लग गया तो लग गया, अदरवाइज सेम टू सेम रिपीट नहीं करता। लेकिन ये 100% श्योर है कि कॉन्सेप्ट आपका प्रीवियस ईयर से कम AIR 1 लाने लायक तो हर साल रिपीट होता है। कि AIR 1 58.33 मार्क्स ला रहा है, तो कम से कम 65-70 नंबर लायक क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट जरूर कर रिपीट होंगे। डेटा चेंज रहेगा, लैंग्वेज चेंज रहेगा, यूनिट चेंज कर देगा, कुछ एडिशनल कोई नया चीज, नया टर्म उसमें इंट्रोड्यूस कर देगा। लेकिन ओवरऑल सॉल्व करने का तरीका, उस क्वेश्चन का बेस जो है, फाउंडेशन जो है, वो हमेशा सेम ही रहता है। एटलीस्ट AIR 1 लाने लायक क्वेश्चन तो कम से कम सेम रहता ही है। तो थैंक यू सो मच गोराचंद जी, अपना टाइम देने के लिए, अपने वैल्यूएबल टिप्स हमारे बीच शेयर करने के लिए। हमारे व्यूअर्स को आपसे काफी कुछ जानने मिला होगा, सीखने मिला होगा, एक मोटिवेशन मिला होगा, एक बूस्टर डोज की तरह आपका इंटरव्यू उनके लिए साबित होने वाला है। तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सर।